से जहां पर डायल 112 की गाड़ी में आग लग गई और डायल 112 की खड़ी हुई गाड़ी में अचानक से आग लग गई, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सूचना के बाद तत्काल मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई, लेकिन तब तक गाड़ी जलकर राख हो चुकी थी। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मामला ठाकुर द्वारा थाने के मंडी समिति का बताया गया है। मथुरा में भीषण हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। चौकी कृष्णा नगर क्षेत्र के भूतेश्वर चौराहे से सड़क हादसे का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। तेज रफ्तार पिकअप ने आगे चल रही बाइक को भीषण टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद आरोपी ड्राइवर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवर को पकड़ लिया। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। बाइक सवार युवक रेलवे कर्मचारी है। बस्ती में अवैध तरीके से बन रहे मस्जिद को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। मामला रामनगर गांव का है। बिना परमिशन के पोखरा और सरकारी जमीन पर मस्जिद का निर्माण किया जा रहा था। जैसे ही हिंदूवादी नेताओं को भड़क लगी तो मौके पर पहुंचे और मस्जिद के बाहरी गेट में ताला मारकर हंगामा करना शुरू कर दिया गया। लोगों के मुताबिक इस मस्जिद का निर्माण पिछले 2 साल से किया जा रहा है। कई बार तहसील स्तर पर शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई। आरोप यह है कि मस्जिद निर्माण के लिए ग्राम प्रधान आसमा और उनके पति रईस के पास परमिशन नहीं है। लेखपाल की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। दी गई थी जिसमें ये बताया गया था कि वहाँ खतौनी में कोई करबला की ज़मीन थी, उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और जो नियमानुसार नहीं है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में वहाँ अभियोग का पंजीकरण कराया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है और इसमें विधि सम्मत जो भी चीज़ें होंगी वो निर्णय लिया जाए। ये पता लग पाया किसने निर्माण करवाया? ये जो FIR राजस्व कर्मी द्वारा जो दिया गया है उसमें वो नेम्ड FIR नहीं है, बल्कि अज्ञात में है और ये विवेचना के माध्यम से इसमें देखी जाएगी कि कौन लोग थे, जिम्मेदार लोग थे, क्या इलीगलिटी थी, किस तरीके के सारे प्रकरण थे इसमें। देखिए, मामला बहुत गंभीर है। वहाँ पे कुछ पोखरे का अंश है, कुछ करबला का अंश है, कुछ ताजिया दफन करने वाले जगह का अंश है, जिस पर निर्माण नहीं हो सकता। उक्त प्रकरण को लेकर के वहाँ के ग्रामीण जब उसका नींव भरा जा रहा था तब से जिले के सक्षम अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन आज उस मस्जिद का सेंटरिंग तक का काम हो गया है, छत लगने के कंडीशन पे आ गया है। हम लोग मौके पे पहुंचे, वहाँ पे वाद विवाद हुआ, तब जाके प्रशासन जगह है और प्रशासन आधा जगह है। वहाँ पे सबको पता है कि वहाँ का जो प्रधान है वो अवैध निर्माण करवा रहा है। उसकी लखनऊ से अगली खबर, महिला से दुष्कर्म किया गया। मर्डर मामले को लेकर भी एक्शन लिया गया है। एक आरोपी दिनेश कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है। रेप और मर्डर का ये मामला है और इसी मामले को लेकर आरोपी दिनेश कुमार की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी के भाई अजय की तलाश तेज हो गई है। दिनेश का भाई अजय वारदात का मुख्य आरोपी बताया गया। फरार अजय पर 1 लाख का इनाम घोषित है। मलिहाबाद में 32 साल की महिला से रेप के बाद हुई थी हत्या। वारदात में इस्तेमाल ऑटो बरामद कर लिया गया है। महिला की मार्कशीट और तमाम दस्तावेज ऑटो से बरामद किए गए हैं। आरोपी दिनेश पर पहले से ही 8 मुकदमे दर्ज हैं। वारदात की रात अजय ही ऑटो चला रहा था। दिनेश ने ये भी बताया कि जब वो टेम्पो में बैठी थी तो वो लगातार अपने घर वालों से बात कर रही थी। इस बात से अजय ने उसका फोन भी छीन लिया था। इसमें अजय मौके से फरार हो गया है। उसके लिए लगातार काउंटिंग की जा रही है और वो उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कमिश्नर लखनऊ महोदय द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। अभियुक्त दिनेश को गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षा में भेज दिया गया। सोनभद्र में एक शख्स ने 9 महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी की। शिकार हुई लड़कियां परिषदीय स्कूल और बिजनेस
करने वाली हैं। शादी के बाद महिलाओं के नाम पर बैंक से लाखों का लोन लिया गया, फिर पहचानने से मना कर दिया गया। महिलाएं अंबेडकर नगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर और सोनभद्र की रहने वाली हैं। पुलिस से शिकायत के बाद मामला सामने आया है। आरोपी सहजन गांव का रहने वाला है और कुछ महिलाओं को मैट्रिमोनियल साइट पर झांसे में लिया गया, फिर शादी की। मेरे पहले से बच्चा था, उसका नाम भी अपने नाम से कराए, आधार कार्ड में जोड़े, NIC में जोड़े और पैसा सारा OD करवा लिए। बैठी हूँ मैं घर पे, लेकिन ये इनके द्वारा बैंक मैनेजर जान पहचान के हैं और OD 1 लाख की OD कराए, 4 लाख की सोसाइटी से अलीगढ़ से निकलवाए और 19,43,000 का एक निकलवाए, लोन निकलवाए बनारस से और 7 लाख का एक निकलवाए हैं। सब पैसा धीरे धीरे ले लिया इन्होंने कि मकान के नाम पे और जमीन के नाम पे। आज तक पैसा दिया नहीं। सीधे बोलते हैं अगर तुम पुलिस के पास जाओगी तो तुमको जान से मार देंगे। हरदोई पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बच्चा चोर गैंग का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने 2 बच्चों को आंध्र प्रदेश से सकुशल बरामद कर लिया है। 21 फरवरी को एक शादी समारोह के दौरान 3 साल का बच्चा लापता हो गया था। पुलिस ने 2 आरोपी अभय वर्मा और उमा शंकर को हिरासत में लिया है। पूछताछ में पता चला है कि वे बच्चों को चोरी कर दिल्ली में सोनिया को सौंपते थे। जांच में पता चला कि हरदोई के बच्चे को तेलंगाना भेजा गया था, जिसके बाद पुलिस ने बच्चे को बरामद कर लिया है। इसी गैंग ने सीतापुर के अटरिया से 10 फरवरी को 3 साल के बच्चे को भी चुराया था, उसे भी बरामद कर लिया गया है। गिरोह एक बच्चे का 5 लाख रुपए में सौदा करता था। वहीं पुलिस ने गैंग की 2 महिलाओं को भी पकड़ा है। ये पहले भी जेल जा चुके हैं और ये इम्पोर्टेंट जो ये पूरा गैंग है, जो मतलब उस गैंग के बेसिकली 3 से लेके 4 पार्ट। पहला पार्ट जो है वो चोरी करता है, दूसरा पार्ट डिलीवरी करवाता है इन महिलाओं के थ्रू, और फिर जो ये महिलाएं हैं वो टारगेट करती हैं जिनको जो चाइल्डलेस पेरेंट्स होते हैं, इनके पास बच्चा नहीं होता है, उनको ये बहुत ही ज़्यादा कीमत पे 5 से 6 लाख रुपए में बच्चा देती है। बच्चे छोटे टारगेट किए जाते हैं 3 साल के, जिनको फीडिंग नहीं करानी पड़ती और वो पाउडर मिल्क से सस्टेन किए जा सकते हैं। ऐसे ही बच्चों को वो टारगेट करते हैं। उनको फिर उनकी लैंग्वेज उनको सिखाई जाती है, जिससे कि वो अपनी पुरानी लैंग्वेज भूल जाएं और उनको अच्छे से वहाँ पे दे सकें। संभल में अवैध तरीके से बनाई गई दुकानों पर बुलडोजर चला है। मामला चंदौसी कोतवाली इलाके का है। नक्शा पास कराए बिना दुकान बनाई गई थी, जिसे बुलडोजर से तोड़ दिया गया। 5 दुकानों को बुलडोजर से गिराया गया है। यह विनियमित क्षेत्र का मैटर है और विनियमित क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के लिए बिना ये अवैध दुकानें बनवाई गई थी। इनको नोटिस दिया गया, उस नोटिस पर इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, इसलिए ये दुकानें तोड़ दी गई हैं। सर कितनी दुकानें तोड़ी गई हैं आज? 5 दुकानें तोड़ी। आगे क्या कार्रवाई रहेगी? आगे कार्रवाई अब ये SDM कोर्ट से जो डिसाइड होगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। संभल में नगर पालिका की करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को तहसील प्रशासन ने नोटिस दिया है। मामला चंदौसी नगर पालिका के लक्ष्मणगंज का है। करीब 6.5 बीघा जमीन पर 33 मकान और एक मस्जिद को अवैध तरीके से बनाने का आरोप है। वे कब्जेदार करीब 30 साल पहले से जमीन पर कब्जे का दावा कर रहे हैं। आरोपियों को तहसीलदार ने नोटिस देकर अपने कागजात दिखाने को कहा है। सर, जिस तरह से देखा गया है कि जो संपत्ति नगर पालिका आपकी बता रही है, इससे पहले किस कारणों बेची गई, कितने में बेची गई, तथ्य भी जांच चल रही है सर। अभी जांच की जाएगी इसकी। क्या कार्रवाई की जा सकती है? जांच करने के बाद ही पता चलेगा। जांच में क्या निकलता है उसके आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। और अगली खबर संभल से है। आज जामा मस्जिद में रमजान की तीसरी जुमे की नमाज हुई। वहीं मस्जिद की रंगाई पुताई का काम लगातार जारी है। न्यायिक जांच आयोग ने मस्जिद कमेटी को नोटिस भेजा है। 24 मार्च को आयोग के सामने कमेटी के 3 लोग बयान दर्ज करवाएंगे। पूरी शांति है, पूरा सौहार्द बना रहे हैं, पूरा भाईचारा बना के चल रहे हैं हम लोग। हाई कोर्ट के निर्देश पर जाम की रंगाई पुताई का काम चल रहा है, कितना काम बाकी रह गया? कितना? बस अब तो काम थोड़ा सा ही रह गया, 5% के लगभग बचा है और क्योंकि टाइम भी निकल चुका है तो ASI ने वहाँ कोई दरख्वास्त दी होगी, क्योंकि ये ऑर्डर जो है वो ASI को दिया गया था कि वो 7 दिन में पूरा करे हमारे सहयोग से, तो वो हम बराबर सहयोग कर रहे हैं। अब उन्होंने दरख्वास्त दी है नहीं दी है इसकी तो जानकारी नहीं है, लेकिन काम कुल मिला के से देखें कि हो ही चुका है।
लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 61वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में शामिल हुए। कोऑपरेटिव बैंक की 61वीं वार्षिक बैठक को सीएम योगी ने संबोधित किया। उन्होंने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर योजनाओं को सरल बनाने के विषय पर चर्चा की। सीएम योगी ने सहकारिता विभाग के प्रयासों की भी काफी तारीफ की है। और जिस भी कार्य में सहजता होगी, सरलता होगी, पारदर्शिता होगी, उसके प्रति उतनी ही विश्वसनीयता भी होगी। उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्य में देश के अंदर के सबसे अधिक लगभग 96 लाख एमएसएमई को रखने वाले राज्य में, सबसे अधिक युवा ऊर्जा को रखने वाले राज्य में सहकारिता का भविष्य उतना ही बेहतर होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश के अंदर उस संभावनाओं को कभी टटोला न हो और थोड़ा भी सरकार का संबल मिल जाता है तो ये क्षेत्र तेजी के साथ दौड़ता हुआ दिखाई देता है। उसके कई उदाहरण हैं। बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर झांसी के अंदर, और ऐसे ही एक नया मिल्क प्रोड्यूसर आगरा के अंदर। ये महिलाओं के समूह हैं जो वहां पर बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। हमें उनको देखना पड़ेगा, उन्हें टटोलना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के दौरे पर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि जब हम सत्ता में आए थे तो उन्होंने अयोध्या के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक अयोध्या को पहचान दिलाना जरूरी था। अगर इसके लिए सत्ता भी छोड़नी पड़ती तो वो पीछे नहीं हटते। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर उपद्रव होते थे। आज उस प्रदेश में उपद्रव नहीं, उत्सव मनाए जा रहे हैं। तो सीएम योगी की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं, क्या क्या उन्होंने कहा है। रामनगरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए और राम मंदिर के लिए सत्ता छोड़ सकते हैं, ये तमाम बातें मुख्यमंत्री ने कही हैं। जब अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन को आगे बढ़ाया था, हमारे मन में एक ही बात थी और वो बात यही थी कि कैसे भी हो अयोध्या को उसकी पहचान मिलनी चाहिए। कैसे भी हो अयोध्या को उसकी पहचान मिलनी चाहिए। अयोध्या को वो सम्मान मिलना चाहिए जिसका वो हकदार होना चाहिए। एक द्वंद्व था जब अयोध्या में पहली बार आने की बात हुई। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कहा विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन, हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पहले युवा अपनी पहचान छुपाता था, आज वही युवा अपना उद्यम स्थापित कर रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पहले उद्यम नहीं लगते थे, आज नए नए उद्यम भी लग रहे हैं और हमारा युवा भी अपना उद्यम लगाने के लिए तैयार हो रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां उपद्रव होते थे, आज उस प्रदेश में उपद्रव नहीं, उत्सव मनाए जा रहे हैं। उत्सव का आलम किस रूप में आपने प्रयागराज का देखा, अयोध्या का देखा, काशी का देखा, मां विंध्यवासिनी धाम का देखा, गोरखपुर में देखा, चित्रकूट धाम में, नैमिषारण्य में, ये सभी उत्सव ही थे। सीएम योगी के बयान पर मैनपुरी सांसद डिंपल यादव का बयान सामने आया है। डिंपल यादव ने धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। डिंपल ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम ने राम मंदिर के मुद्दे का जवाब दे दिया है। तरह के परिणाम आए थे लोकसभा में, हम समझ सकते हैं कि लोग जो आस्था और धर्म का विषय है वो हमारा निजी विषय है, और जो लोग
आस्था और धर्म के विषय से राजनीति करके वोट लेना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इस बात को समझ गए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के लोग जागरूक हैं और आने वाले समय में वो ऐसी सरकार के लिए वोट करेंगे जो युवाओं को नौकरी देगी, जो यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चला पाएगी, जो सड़कों का निर्माण करेगी और जो भ्रष्टाचार को रोकने का कार्य करेगी। औरंगजेब और गाजी की मजार को लेकर विवाद लगातार तेज होता जा रहा है। अब इन मजारों को हटाने को लेकर यूपी में होर्डिंग और पोस्टरबाजी भी दिखने लगी है। यूपी बीजेपी राज्य मुख्यालय के बाहर एक ऐसी होर्डिंग लगाई गई है, भारतीय गौ सेवा संस्था के एक कार्यकर्ता की तरफ से लगाए गए। इस होर्डिंग पर लिखा है कि आक्रांता औरंगजेब और गाजी का नामो निशान मिटा देना होगा। वहीं इसे लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने भी तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जिसने भी औरंगजेब गाजी को संत बताया है वो देख लें कि आक्रमणकारी संत नहीं होता, अत्याचारी होता है जिसने मंदिरों को तोड़ा। देखिए, आक्रमणकारी संत नहीं होता, आक्रमणकारी होता, अत्याचारी होता है। जिसने मंदिरों को तोड़ा हो, जिसने धर्मांतरण कराने के लिए बल का प्रयोग किया हो, जिसने भारत की संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया हो, उसके बारे में इस प्रकार का बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद के बारे में श्री अखिलेश यादव जी अपनी चुप्पी तोड़े। कभी आबू आजमी के बयान पे चुप हो जाते हैं, कभी अपने सांसद के बयान पर चुप हो जाते हैं। इसका जवाब प्रदेश भी चाहेगा, देश भी चाहेगा। कई मौलाना इस फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं। गाजीपुर में संवैधानिक अधिकार यात्रा लेकर पहुंचे मंत्री संजय निषाद ने एक बार फिर से औरंगजेब, सालार, गाजी को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने कहा है कि कोई भी अपने बेटे का नाम औरंगजेब, गाजी क्यों नहीं रखता। मेला आदर्शवादी महापुरुषों के नाम पर ही लगना चाहिए। आक्रांताओं के नाम पर मेला लगाकर लोगों के दिमाग में जहर घोला जाता रहा है। औरंगजेब को कहेगा ये आदर्श पुरुष हैं, ये हमारे लोग इसको अनुसरण करें, तो कौन अनुसरण, तो वही अनुसरण करवा रहे हैं, तो जवाब तो वही देंगे। आज के दिन में हम तो गए थे औरंगजेब की उस जगह पर देखने, औरंगाबाद गए थे कार्यक्रम में, तो मेरा एक साथी था घुमाने ले गया, तो मैडम भी थी। तो वहां तो जो भी जाता है तो पत्थर मारता है, जो भी जाता है उस रास्ते से तो पत्थर मारता है, गुस्से में जो भी बोलना होता है अब सब बोल के जाता है। तो ये कृत्य है ना औरंगजेब के। तो अब जो बोलने वाले हैं पहले अपने बेटे का, अपने नाती का, अपने घर में सबका नामकरण कर दे कि हम औरंगजेब के संतान है, औलाद उनके खानदान के। तो फिर इस जगह में तो औरंगजेब की जगह में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। लखनऊ से शैलेंद्र गौतम, रायबरेली से राजेश कुमार जोशी, उन्नाव से दिनेश कुमार गौतम, हरदोई से सुरेश चौधरी जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। लखीमपुर खीरी से विपिन कुमार गौतम, तो सीतापुर से विकास राजवंशी को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो बीएसपी ने जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी की है। लखनऊ से शैलेंद्र गौतम बने हैं जिलाध्यक्ष और हरदोई से सुरेश चौधरी बीएसपी के जिलाध्यक्ष बने हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले को लेकर अब एक नया मोड़ आ गया है। ट्रांसफर की खबर से सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल इनकार, ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर से इनकार कर दिया है। अभी कॉलेजियम ने कोई सिफारिश नहीं की है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। कॉलेजियम में प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है। कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के संबंधित जज से राय मांगी है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मांगी गई है राय, और राय मिलने के बाद कॉलेजियम विचार करेगी। विचार करने के बाद प्रस्ताव पास किया जाएगा। फिलहाल तबादले की खबर अफवाह है, ये बात क्लियर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा जिनके घर पर आग लगने के बाद काफी बड़ी तादाद में कैश मिला था और उसके बाद अब ट्रांसफर की खबर जो आई थी कि कॉलेजियम ने जो सिफारिश की है उसके बाद ट्रांसफर कर दी गई है जस्टिस यशवंत वर्मा की। इस बात को अफवाह बताया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, इस खबर को अफवाह बताया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के जज से राय मांगी गई है। अभी शंकर आनंद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ।
शंकर, क्या जानकारी मिल रही है? बताया जा रहा है कि ये सिर्फ एक अफवाह है, जो ट्रांसफर की खबर आ रही थी यशवंत वर्मा की। देखिए, जिस तरह से आज इस मामले में काफी जो कहा जा सकता है, काफी ऐसी खबरें भी चली हैं जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक औपचारिक तौर पर जानकारी को साझा किया गया है। और एक जो प्रेस नोट है, उस प्रेस नोट की अगर माने तो जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में एक नया जो मोड़ जो है वो आता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर की खबर पे सुप्रीम कोर्ट का इनकार किया गया है। और इसकी वजह ये बताई गई है कि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जिन्होंने 20 मार्च 2025 को कोलिजन की बैठक से पहले इस मामले पर तफ्तीश शुरू कर दी थी, जांच जो है शुरू कर दी थी। और आज 21 मार्च 2021 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने इस मामले पर रिपोर्ट सौंपेंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है रिपोर्ट जो है अभी थोड़ी देर के बाद सौंपा जाएगा और आज ही इस मामले को सौंपा जाएगा। और जस्टिस वर्मा से जो आरोप है, जिस तरह से एक मामला सामने आया और सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल जो इस केस में ट्रांसफर से जो इनकार कर दिया गया, तो अभी कोलिजन में कोई सिफारिश अभी फिलहाल नहीं की गई है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जो सोर्स है वो बता रहे हैं। और कोलिजन ने सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो जज से इस मामले पे रिपोर्ट मांगी गई है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा लगातार। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका, शंकर आनंद। जस्टिस यशवंत वर्मा प्रकरण को लेकर सीनियर वकील कपिल सिब्बल का बयान भी सामने आया है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के काम में पारदर्शिता लाए और ऐसे मामलों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति करे। तो जस्टिस यशवंत वर्मा पर बोले हैं कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको हम सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को पारदर्शिता लानी होगी, कॉलेजियम के कामकाज में ये पारदर्शिता आनी चाहिए। Supreme Court to start looking at issues of how the appointment process should take place, that it should be more transparent, appointments should be more carefully done. There's another judge of the Allahabad High Court, as you know, against whom the collegium called him for an explanation, and he chose not to respond to their direction that he should apologize. राज्यसभा में भी ये मुद्दा उठा, जहां पर कांग्रेस के जयराम रमेश ने न्यायपालिका की जवाबदेही पर कदम उठाने की बात कही। जवाब में स्पीकर ने साथ मिलकर और चर्चा कर प्रक्रिया बनाने की बात कही। Earlier, 50 members of parliament have submitted a notice to you regarding certain remarks that were made by a judge of the Allahabad High Court. You yourself have repeatedly called into question the urgency for judicial accountability. You have in fact directed the leader of the house on this issue. So I request that you please make some observations on this and give necessary directions to the government to come up with a proposal for increasing judicial accountability. A bureaucrat, an industrialist immediately, and therefore systemic response which is transparent, accountable, effective, I am sure will be on the way. I will get in touch with leader of the house and leader of the opposition and find a mechanism for a structured discussion during course of the session, subject to their